आमतौर पर देखा जाए तो जब एक इंसान किसी दूसरे इंसान को परेशान करता है या उसके साथ धोखा करता है तो पुलिस और आम कानून मौजूद है। राइट, मतलब एक प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है जहाँ सिविल सूट फाइल किए जा सकते हैं या क्रिमिनल केस दर्ज हो सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब बात फंडामेंटल राइट्स की आती है, हमारे मौलिक अधिकारों की, तो कहानी बिल्कुल अलग हो जाती है। मतलब फंडामेंटल राइट्स आपस में दो प्राइवेट लोगों के बीच का मामला नहीं है। हाँ, ये तो देश के संविधान द्वारा दी गई एक ऐसी शील्ड है जो सीधे तौर पर नागरिकों को एक बहुत ही पावरफुल एंटिटी से बचाती है। और वो एंटिटी है स्टेट, यानी राज्य। एग्जैक्टली और हम सब बचपन से ही सिविक्स की किताबों में पढ़ते आए हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स सुरक्षित हैं। सरकार हमसे हमारी आज़ादी, हमारी इक्वालिटी नहीं छीन सकते। राइट, सुनने में तो ये एकदम क्लियर लगता है कि गवर्नमेंट हमारे राइट्स वायलेट नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन जब इस स्टेट शब्द को प्रैक्टिकली और लीगली डिफाइन करने की बात आती है, तब ये क्लियर दिखने वाली शील्ड अचानक से बहुत धुंधली होने लगती है। हाँ, क्योंकि सवाल ये उठता है कि ये स्टेट आखिर है कौन। वही तो, क्या सिर्फ देश की संसद या राज्यों के मुख्यमंत्री ही स्टेट हैं? या फिर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, बीसीसीआई जैसी संस्थाएं और खुद अदालतें भी इसमें आती हैं? बहुत ही वैलिड सवाल है। तो आज के इस डीप डाइव का मिशन है हमारे पास मौजूद द केसरी नंदन एकेडमी के कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ नोट्स को डिकोड करना और इस सबसे कॉम्प्लेक्स पजल को सॉल्व करना। राइट, और आज का हमारा पूरा फोकस कंपोनेंट्स ऑफ द स्टेट और संविधान के आर्टिकल 12 पर होगा। चलिए इसे अनपैक करते हैं, क्योंकि देखने में आर्टिकल 12 संविधान का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा लगता है। छोटा तो है, लेकिन इस एक अकेले आर्टिकल के अंदर पूरी एक लीगल दुनिया बसी हुई है, जिसने पिछले 70 सालों में इंडियन जुरिस्प्रूडेंस को शेप किया है। हाँ, क्योंकि अगर हमें यही नहीं पता होगा कि हमारे फंडामेंटल राइट्स किसके खिलाफ अवेलेबल हैं, तो उन अधिकारों का वर्चुअली कोई मतलब ही नहीं रह जाता। बिल्कुल। तो इन नोट्स के मुताबिक स्टेट को समझने के लिए सबसे पहले हमें आर्टिकल 12 की बेसिक वर्डिंग को देखना होगा। राइट। तो आर्टिकल 12 कहते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में सिर्फ एक गवर्नमेंट बिल्डिंग या संसद भवन की तस्वीर आती है। और ठीक भी है, क्योंकि आर्टिकल 12 क्लियरली कहता है कि स्टेट में 4 चीजें शामिल हैं। पहला, यूनियन एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, यानी केंद्र सरकार और संसद। हाँ, यहाँ तक तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। दूसरा है स्टेट एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, मतलब राज्य सरकारें और विधानमंडल। ये दोनों तो नेचुरली स्टेट है। राइट। इसके आगे आर्टिकल 12 लोकल अथॉरिटीज को भी इसमें शामिल करता है। लोकल अथॉरिटीज मतलब म्युनिसिपैलिटी और पंचायत वगैरह। एग्जैक्टली, म्युनिसिपैलिटीज, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, पंचायतें, यानी शासन का सबसे निचला स्तर भी स्टेट का ही हिस्सा है। तो मतलब एक लोकल पंचायत भी अपने लेवल पर कोई ऐसा रूल नहीं बना सकती जो किसी नागरिक के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करे? बिल्कुल नहीं। इसे एक बड़े छाते की तरह, एक अम्ब्रेला की तरह सोचिए। जो भी संस्था इस छाते के नीचे आती है, उसे फंडामेंटल राइट्स का सम्मान करना ही होगा। और अगर वो ऐसा नहीं करती, तो उसके खिलाफ आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में या आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में रिट दायर की जा सकती है। हाँ, लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब हम आर्टिकल 12 का चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट, जो अदर अथॉरिटीज वाला है। हाँ, अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब अन्य सभी प्राधिकरण। अब एक लीगल पर्सपेक्टिव से मैं सोच रहा था, ये अदर अथॉरिटीज इतना गोलमोल क्यों छोड़ दिया गया? राइट। मतलब संविधान बनाने वालों ने एक क्लियर लिस्ट क्यों नहीं दी कि कौन कौन सी बॉडी स्टेट होंगी? अगर हम इसकी डेप्थ में जाएं तो समझ आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स काफी विजनरी थे। अच्छा, कैसे? वो जानते थे कि आने वाले वक्त में गवर्नेंस का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा। सरकार सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने या टैक्स वसूलने का ट्रेडिशनल काम नहीं करेगी। हाँ, जैसे जैसे देश आगे बढ़ेगा, सरकार बिजनेस में एंटर करेगी, वेलफेयर स्कीम्स चलाएगी। बिल्कुल, अलग अलग सेक्टर्स में नई संस्थाएं बनाएगी। अगर उस वक्त एक फिक्स लिस्ट बना दी जाती तो एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाता। कैसा खतरा? खतरा इस बात का कि कल को सरकार कोई नई एंटिटी बनाकर उसके पीछे छुप सकती थी। इसे कैमोफ्लाज या कॉर्पोरेट वेल की तरह सोचिए। ओह, मतलब सरकार एक नई कंपनी बनाती, उसे अपने सारे पावर्स दे देती, और जब वो कंपनी नागरिकों के अधिकार छीनती तो सरकार हाथ खड़े कर देती कि हम तो स्टेट हैं, पर ये कंपनी स्टेट नहीं है। एग्जैक्टली, वो कह सकते थे कि इस पर फंडामेंटल राइट्स लागू नहीं होते। वाओ। तो सरकार को इस कैमोफ्लाज के पीछे छुपने से रोकने के लिए ही अदर अथॉरिटीज जैसे ओपन एंडेड शब्द का इस्तेमाल किया गया। वाओ, ये तो बहुत स्मार्ट मूव था।
लेकिन क्योंकि अदर अथॉरिटीज की कोई स्पष्ट सूची नहीं थी, इसलिए अदालतों को इसे खुद परिभाषित करना पड़ा। हाँ, और यहीं से लीगल इंटरप्रिटेशंस का एक रोमांचक सफर शुरू होता है। नोट्स में एक बहुत ही पुराने और अहम केस का जिक्र है, 1954 का यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई केस। 1954 मतलब काफी शुरुआती दौर। राइट। ये केस उस शुरुआती दौर की सोच को दर्शाता है जब कोर्ट स्टेट की परिभाषा को बहुत नैरो लेंस से देखती थी। तो इस केस में हुआ क्या था? एक फीमेल स्टूडेंट थी जिसे मद्रास यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज में एडमिशन लेने से रोका गया था। उसने मद्रास हाई कोर्ट को अप्रोच किया, ये क्लेम करते हुए कि उसके राइट टू इक्वालिटी और राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन का हनन हुआ है। ओके, तो कोर्ट के सामने प्राइमरी सवाल ये था कि क्या एक यूनिवर्सिटी आर्टिकल 12 के तहत स्टेट है? एग्जैक्टली क्योंकि अगर वो स्टेट है तभी फंडामेंटल राइट्स का मामला बनेगा। तो मद्रास हाई कोर्ट ने उस वक्त एक लीगल थियोरी अपनाई जिसे इजूसडिम जेनरिस कहते हैं। इजूसडिम जेनरिस, इसका मतलब होता है उसी प्रकार का, राइट? हाँ, ऑफ द सेम काइंड। कोर्ट का तर्क ये था कि आर्टिकल 12 में जो शुरुआती शब्द हैं जैसे सरकार, संसद, विधानमंडल, ये सब ऐसी बॉडीज हैं जो सॉवरेन फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। सॉवरेन फंक्शंस मतलब? वो काम जो सिर्फ एक सरकार ही कर सकती है, जैसे कानून बनाना या देश की रक्षा करना। बिल्कुल। तो इस रूल के मुताबिक अदर अथॉरिटीज का मतलब भी सिर्फ वही संस्थाएं हो सकती हैं जो इस सेम काइंड की हों, यानी जो सॉवरेन काम करती हों। ओहो। तो इस हिसाब से, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी का काम पढ़ाना है जो कि कोई सॉवरेन फंक्शन नहीं है, इसलिए मद्रास हाईकोर्ट ने कंक्लूजन निकाला कि यूनिवर्सिटी एक स्टेट नहीं है। हाँ, उन्होंने उसे स्टेट मानने से इनकार कर दिया। पर अगर हम इसे ग्राउंड रियलिटी से कनेक्ट करें तो ये बहुत ही डेंजरस प्रेसिडेंट था। बहुत ज्यादा। ये तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल अम्ब्रेला को बहुत ही छोटा कर देने वाली बात हुई। राइट। अगर एक यूनिवर्सिटी स्टेट नहीं है तो वो किसी भी आधार पर डिस्क्रिमिनेशन कर सकती थी और कोई भी स्टूडेंट अपने राइट्स के लिए कोर्ट नहीं जा सकता था। एग्जैक्टली। सरकार किसी भी काम को एक ऐसी बॉडी को दे सकती थी जो सॉवरेन ना हो और लोग अपने अधिकारों से वंचित हो जाते। यहाँ मामला रियली इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि शुक्र है लॉ एक इवॉल्विंग प्रोसेस है। हाँ, ये नियम ज्यादा दिन तक नहीं चला। 1962 में उज्जमबाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के लैंडमार्क केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस नैरो नियम को पूरी तरह खारिज कर दिया। मतलब उन्होंने इजूसडिम जेनरिस को हटा दिया? बिल्कुल। कोर्ट ने कहा कि यूनियन, स्टेट और लोकल अथॉरिटीज के बीच कोई एक कॉमन थ्रेड नहीं है जिसके आधार पर इजूसडिम जेनरिस को अप्लाई किया जा सके। ये तो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। हाँ, लेकिन असल शिफ्ट आया 1967 में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान वर्सेस मोहनलाल केस में। इसमें क्या हुआ था? इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अदर अथॉरिटीज का दायरा काफी बड़ा है। इसमें वो सभी संस्थाएं आएंगी जो संविधान या किसी स्टैच्यूट यानी कानून द्वारा बनाई गई हैं। राइट, मतलब स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज की एंट्री हो गई। एग्जैक्टली। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि अब ये जरूरी नहीं है कि वो संस्था सरकार की तरह सॉवरेन काम ही करे। तो अगर एक इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सिर्फ बिजली प्रोवाइड करने का कमर्शियल काम भी कर रहा है तो भी वो स्टेट कहलाएगा? हाँ, क्योंकि उसको बनाने के पीछे एक लॉ है, उसे कानून द्वारा पावर्स मिली हुई हैं। इसी आधार पर राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को स्टेट मान लिया गया। वाह। इसके बाद तो नोट्स में लिखा है कि 1975 के सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम केस में ओएनजीसी और एलआईसी जैसी संस्थाओं को भी स्टेट की लिस्ट में डाल दिया गया। बिल्कुल। कोर्ट का लॉजिक सिंपल था, अगर पार्लियामेंट इन संस्थाओं को क्रिएट कर रही है तो इन्हें वही कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस माननी पड़ेंगी जो खुद पार्लियामेंट मानती है। यहाँ तक तो जर्नी काफी लॉजिकल लगती है। कानून से बनी संस्थाएं स्टेट हैं, ठीक है, लेकिन क्या होगा अगर कोई संस्था किसी स्टैच्यूट से ना बनी हो? यही तो अगला बड़ा सवाल था। मान लीजिए वो सिर्फ एक रजिस्टर्ड सोसाइटी हो या एक ऑर्डिनरी कंपनी हो। हाँ, मतलब सरकार ने उसके लिए पार्लियामेंट में कोई एक्ट पास नहीं किया, पर रियलिटी में उस कंपनी में सरकार का पूरा पैसा लगा हो। राइट, उसका पूरा कंट्रोल सरकार के हाथ में हो। तब क्या उस संस्था को सिर्फ इस टेक्निकलिटी पर छोड़ दिया जाएगा कि ये तो स्टैच्यूट से नहीं बनी? ये तो ज्यूरिस्प्रूडेंस के सबसे अहम सवालों में से एक था। बिल्कुल। और यही मुद्दा 1979 के एयरपोर्ट अथॉरिटी केस में उठा। इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नया फ्रेमवर्क बनाया जिसे एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटैलिटी टेस्ट कहते हैं। एजेंसी या इंस्ट्रूमेंटैलिटी टेस्ट, इसे नोट्स में एक पपेट टेस्ट की तरह समझाया गया है। हाँ, पपेट टेस्ट एक बहुत अच्छा तरीका है इसे समझने का।
कोर्ट ने कहा कि हमें पेपर वर्क से आगे देखना होगा। हमें ये देखना है कि क्या कोई बॉडी प्रैक्टिकली सरकार की एक एजेंसी है। मतलब क्या वो एक कठपुतली की तरह काम कर रही है जिसकी सारी डोरियां सरकार के हाथ में है? एग्जैक्टली अगर ऐसा है तो चाहे वो एक सोसाइटी ही क्यों ना हो, वो स्टेट मानी जाएगी। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 5 शर्तों वाला एक टेस्ट बनाया। ये 5 शर्तें क्या थी? पहला, क्या मुख्य फंडिंग यानी फाइनेंशियल रिसोर्सेज सरकार से आते हैं? ओके, फंडिंग। दूसरा, क्या राज्य का गहरा और व्यापक कंट्रोल है, मतलब डीप एंड परवेसिव कंट्रोल। राइट, सिर्फ सुपरफिशियल नहीं बल्कि डे टू डे पॉलिसी कंट्रोल। हाँ। तीसरा, क्या उस संस्था का काम जनहित और सरकारी कार्यों से जुड़ा है? फंक्शनल कैरेक्टर, पब्लिक इंपॉर्टेंस का होना चाहिए। बिल्कुल। चौथा, क्या कोई सरकारी विभाग उस कॉर्पोरेशन को ट्रांसफर किया गया है? और पांचवा, क्या उसे मोनोपोली मिली हुई है? ओके, तो ये 5 पॉइंट्स एक चेकलिस्ट की तरह काम करते हैं। हाँ, और इसका सबसे बेहतरीन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हुआ 1981 में अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब केस में। ये जम्मू एंड कश्मीर वाला केस ना? राइट। वहाँ एक इंजीनियरिंग कॉलेज था जो एक सोसाइटी द्वारा चलाया जा रहा था। J&K सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर था। तो एक स्टूडेंट खालिद मुजीब को जानबूझकर इंटरव्यू में कम मार्क्स देकर एडमिशन रिजेक्ट कर दिया गया था। हाँ, और उसने राइट टू इक्वालिटी के उल्लंघन का क्लेम किया। तो कॉलेज का डिफेंस क्या था? उन्होंने वही पुराना कार्ड खेला। उन्होंने कहा कि हम तो बस एक रजिस्टर्ड सोसाइटी हैं, हम स्टेट नहीं है। लेकिन कोर्ट ने उन पर वो 5 टेस्ट लगा दिए होंगे। बिल्कुल। और जब कोर्ट ने देखा तो पता चला कि इस सोसाइटी की पूरी फंडिंग और कंट्रोल सरकार के पास था। वाओ, मतलब कोर्ट ने कहा कि सवाल ये नहीं है कि संस्था कैसे बनी है, हाउ इट वाज क्रिएटेड, सवाल ये है कि संस्था क्यों बनाई गई है। एग्जैक्टली, क्यों बनाई गई है और वो किसके लिए काम कर रही है। चूंकि इसका पूरा खर्च सरकार उठा रही थी, इसे स्टेट माना गया। ये तो बहुत पावरफुल बात है। मतलब कोर्ट ने उस सोसाइटी का कॉर्पोरेट व्हील फाड़ दिया और उसके पीछे बैठे स्टेट को एक्सपोज कर दिया। हाँ, और इस टेस्ट ने आगे चलकर बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट पैदा किए। जैसे नोट्स में एक मनमोहन सिंह जेतला केस का जिक्र है, जो 1984 का एडेड स्कूल वाला मामला था। राइट। उस स्कूल को 90% सरकारी ग्रांट मिलती थी। जब उस पर ये टेस्ट लगा तो उसे स्टेट मान लिया गया, क्योंकि उसका सर्वाइवल पूरी तरह स्टेट की फंडिंग पे निर्भर था। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट एक केस है एनसीईआरटी का। हाँ, एनसीईआरटी एक ऐसा एग्जाम्पल है जो सबको हैरान करता है। हम सबको लगता है कि एनसीईआरटी तो पक्का स्टेट है। राइट, वो किताबें पब्लिश करते हैं, एजुकेशनल पॉलिसी बनाते हैं, पर अदालतों ने क्लियरली कहा है कि एनसीईआरटी स्टेट नहीं है। वेट, सच में स्टेट नहीं है? पर क्यों? क्योंकि टेस्ट की सिर्फ एक कंडीशन यानी फंडिंग का सेटिस्फाई होना काफी नहीं है। सरकार का उस पर जो कंट्रोल है वो सिर्फ ग्रांट तक सीमित है। अच्छा, मतलब कोई डीप एंड परवेसिव कंट्रोल नहीं है उनके डे टू डे इंटरनल फंक्शंस पर। एग्जैक्टली, वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करती है, इसलिए एजेंसी टेस्ट वहां फेल हो जाता है। ओह वाओ। और इसी तर्ज पर क्रिकेट वाला केस भी है, राइट, बीसीसीआई वाला। हाँ, क्रिकेट की दुनिया का बॉस बीसीसीआई इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करती है, फिर भी लीगली इन रियलिटी बीसीसीआई भी स्टेट नहीं है। ये तो सच में अजीब लगता है, पर अगर हम टेस्ट लगाए तो समझ आता है। ना तो बीसीसीआई किसी स्टैट्यूट से बनी है और ना ही इसे कोई बड़ी सरकारी फंडिंग मिलती है। राइट, वो खुद अपना रेवेन्यू जनरेट करती है और सरकार का कोई डीप कंट्रोल भी नहीं है। तो 2005 के जी टेलीफिल्म्स केस में कोर्ट ने रूल किया कि बीसीसीआई स्टेट नहीं है। तो अगर बीसीसीआई स्टेट नहीं है तो इसका मतलब है कि खिलाड़ियों के मौलिक अधिकारों का मामला सीधे आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में नहीं लाया जा सकता। एकदम सही। उन्हें ऑर्डिनरी कानूनी रास्ते अपनाने होंगे, जैसे सिविल कोर्ट्स में जाना। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि हमें लगता है हर पावरफुल एंटिटी स्टेट होगी, पर कानून बहुत बारीकी से देखता है कि एक्चुअल कंट्रोल किसका है। बिल्कुल। तो हमने आर्टिकल 12 का एक बड़ा लंबा सफर तय कर लिया है। संसद देख ली, पंचायत देख ली, LIC और बीसीसीआई को भी तौल लिया। राइट। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, जो अदालतें इन फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करती हैं, क्या वे खुद स्टेट की परिभाषा में आती हैं? ये लीगल फिलॉसफी का एक क्लासिक पैराडॉक्स है। क्या अल्टीमेट प्रोटेक्टर खुद उसी कैटेगरी में आता है जिसके खिलाफ राइट्स एनफोर्स किए जाते हैं? वही तो, मतलब क्या गार्ड डॉग को उसी कैटेगरी में रखा जाएगा जिससे वो घर को बचा रहा है? शुरुआती दौर में कोर्ट्स खुद इसे लेकर काफी हेजिटेंट थे,
1967 के नरेश वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जुडिशरी आर्टिकल 12 के तहत स्टेट नहीं है। उनका डर भी लॉजिकल था। अगर अदालतों के ऑर्डर्स को ही स्टेट एक्शन मान लिया गया तो हर हारे हुए इंसान को लगेगा कि कोर्ट ने उसके राइट्स वायलेट किए हैं। राइट, फिर तो लिटिगेशन का कभी अंत ही नहीं होगा। लेकिन इस स्टैंड में एक बड़ा फ्लॉ था। वो क्या? अगर कोई कोर्ट सच में गलती से कोई ऐसी रूलिंग दे दे जो किसी नागरिक के राइट टू लाइफ को सीधे इन्फ्रिंज करती हो, तो नागरिक क्या करेगा? अगर कोर्ट खुद को स्टेट मानती ही नहीं तो मतलब उनका ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशन की शील्ड को बाईपास कर सकता है। ये तो गलत है। एग्जैक्टली। और इसी डिस्टर्बिंग सवाल ने लीगल सोच को बदला। आखिरकार 1988 में AR अंतुल वर्सेस RS नायक केस में नजरिया बदला। तो इस केस में उन्होंने क्या माना? सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अदालतें भी ऐसा कोई आदेश या निर्देश नहीं दे सकती जो नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता हो। इसलिए आर्टिकल 12 के संदर्भ में स्टेट शब्द में जुडिशरी भी शामिल है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? मतलब ये है कि स्टेट सिर्फ एक इमारत या कुछ नेताओं का समूह नहीं है। ये एक विस्तृत ढांचा है जिसमें लोकल पंचायत से लेकर पूरी तरह से सरकारी फंडिंग पर चलने वाली सोसाइटीज, LIC जैसी संस्थाएं और यहाँ तक कि हमारी न्यायपालिका भी शामिल है। वाओ! और ये विस्तृत परिभाषा इसलिए जरूरी है ताकि नागरिकों के मौलिक अधिकारों को किसी भी रूप में कुचला ना जा सके। बिल्कुल सही। लेकिन जैसे जैसे हम इस डीप डाइव को क्लोज कर रहे हैं, मेरे दिमाग में एक प्रोवोकेटिव थॉट आ रहा है। आज के दौर में जब प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का अंतर लगातार धुंधला हो रहा है। हाँ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स या PPP बढ़ रहे हैं। राइट। और कई सरकारी काम जैसे पासपोर्ट प्रोसेसिंग या आधार का डेटा प्राइवेट कंपनियों को आउटसोर्स किए जा रहे हैं। तो भविष्य में स्टेट और प्राइवेट एंटिटी के बीच की ये लकीर कहाँ खींची जाएगी? ये सच में सोचने वाली बात है। मतलब क्या भविष्य की कोई बड़ी टेक कंपनी जिसका हेडक्वार्टर किसी दूसरे देश में हो पर वो सरकारी डेटा संभाल रही हो, क्या वो स्टेट कहलाएगी? ये एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज होने वाला है, क्योंकि अगर कल को उनके एल्गोरिथम में कोई बायस निकलता है तो क्या नागरिक उस मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन पर सीधे रिट फाइल कर पाएंगे? या फिर वो कंपनी उस पपेट टेस्ट के लूप होल से आसानी से निकल जाएगी क्योंकि उसकी मेजॉरिटी फंडिंग सरकार से नहीं आती? एग्जैक्टली। पावर का रूप बदलता रहता है। हाँ, और अगर कानून ने अपने आप को अपडेट नहीं किया तो वो शील्ड ढीली पड़ जाएगी। खैर, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गंभीरता से सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। इन नोट्स ने हमें एक सॉलिड फाउंडेशन दे दी है, पर लीगल एवोल्यूशन की आगे की कहानी अभी लिखी जानी बाकी है। इस डीप डाइव से जुड़ने के लिए धन्यवाद।